हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट लेक्चर जब मैंने डाला था तो दोस्तों कुछ लोगों के मैसेज मुझे आए थे कि सर मैं एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये लेक्चर मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। सर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या ये इम्पोर्टेंट मेरे लिए है। तो सर मैं बता दूँ आप लोगों को, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप रेलवेज की भी तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में ज्योग्राफी शब्द दिया है कि हम आपसे ज्योग्राफी पूछेंगे, तो आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी से एक या दो क्वेश्चन जरूर 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 आते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कि एक दो क्वेश्चन के लिए इतना क्यों पढ़े। इतना नहीं है, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, ये तो बाल्टी भर के है। पूरे समुद्र में क्या है, पूरे समुद्र में से मात्र बाल्टी भर के है, एक बाल्टी बराबर है ये सिलेबस एस्ट्रोनॉमी का। ठीक है, अभी हम ज्योग्राफी, बहुत बड़ी ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं दोस्तों, तो ये बस छोटा सा एक हिस्सा है उसका। इसमें से अगर दो क्वेश्चन आपके सिलेबस में मतलब आपके पेपर में आ जाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे सिलेक्शन को रुकवाने के लिए और हमारे सिलेक्शन को करवाने के लिए। तो दोस्तों कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो भैया अच्छे से करेंगे ना, क्यों छोड़ना है, कुछ भी नहीं छोड़ना कुछ भी। थोड़ा सा बचा है एस्ट्रोनॉमी, 2-3 क्लास वो लगेगी, पूरा एस्ट्रोनॉमी खत्म हो जाएगा, फिर हम इंडिया के बारे में पढ़ने लग जाएंगे डायरेक्ट। अभी हम विश्व के भूगोल को थोड़ा सा स्किप कर देंगे क्योंकि इंडिया के सिलेबस में स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ग्रह या प्लेनेट। तो सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम इसकी डेफिनेशन दे देते हैं। कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट किया था तो उसकी एक डेफिनेशन देनी चाहिए, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है कि किसी भी तारे के आसपास चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड, क्या आकाशीय पिंड, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सेलेस्टियल बॉडी। तो किसी भी तारे के आसपास चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड या सेलेस्टियल बॉडी को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर सारे आकाशीय पिंड जो कि सूर्य के आसपास भी चक्कर लगाते हैं वो क्या कहलाते, ग्रह कहलाते क्या? क्योंकि सूर्य भी तो एक तारा है ना, तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाएंगे, ग्रह कहलाएंगे। ठीक है, तो लेकिन सभी आकाशीय पिंड जो सूर्य के आसपास चक्कर लगाते हैं वो क्या ग्रह कहलाते हैं क्या सर? मैं बोलूँगा नहीं, वो ग्रह नहीं कहलाते, सभी नहीं कहलाते। तो सर हम कैसे पता करें कि कौन सा ग्रह होगा, कौन सा ग्रह नहीं होगा? ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि अलग अलग देशों की, विभिन्न अलग अलग जो देश हैं जो अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनकी अपनी अपनी अंतरिक्ष एजेंसियां होती है। तो उन लोगों ने एक मिल के एक संगठन का निर्माण किया जिसका नाम है IAU। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, इन सभी देशों की संस्था ने मिलकर एक इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब कि एक संगठन का निर्माण किया। हिंदी में अगर इसको बोले अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ या संगठन बोलते हैं इसको हिंदी में। तो इसका निर्माण किया। अब इसका निर्माण किया तो इन्होंने बोला कि भैया हम कुछ कंडीशंस देते हैं, अगर इन कंडीशन पे वो खरा उतरता है, मतलब कि इन सब कंडीशंस को फॉलो करता है वो आकाशीय पिंड या बॉडी, तो वो क्या कहलाएगा, प्लेनेट कहलाएगा, ग्रह कहलाएगा। तो सर वो कंडीशन कौन कौन सी है? सबसे पहली कंडीशन क्या होती है, ये सूर्य के आसपास चक्कर लगाना चाहिए एक ही कक्षा में। मतलब कि अगर ये सूर्य है, क्या ये सूर्य है, तो इसके आसपास कोई भी अगर आकाशीय पिंड केवल इसी पाथ पे घूम रहा है, अपने खुद के अलग पाथ पे घूम रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, एक ग्रह कहलाएगा। चलो दूसरी बात, जब ये सूर्य के आसपास जब चक्कर लगाता है तो क्या होना चाहिए, जब ये सूर्य के आसपास जब चक्कर लगाता है तो ये अपने पाथ से निकल के दूसरे के पाथ में नहीं जाना चाहिए। मतलब कि अपनी जो कक्षा होती है उसको छोड़कर दूसरे की कक्षा में अगर चले जाता है तो वो क्या कहलाता है, ग्रह नहीं कहलाता। ठीक है, वो ग्रह नहीं कहलाता, वो क्या हो जाता है, आतंकवादी हो जाता है यहाँ का, मतलब कि बेईमान इंसान हो जाता है, बेईमान व्यक्ति हो जाता है। अगर कोई भैया कि यहाँ पे उसने बोला कि मैं हाँ ऐसे ऐसे चक्कर लगाऊंगा, लेकिन क्या किया उसने, वो दूसरे की लाइन में भी घुस गया, तो वो क्या हो गया, बेईमान हो गया। तो उसको क्या उन्होंने ग्रह नहीं मानेंगे, भैया हमने ग्रह नहीं मानते इसको। ठीक है, तो जब सूर्य का जो चक्कर लगाता है तो वो अपने ही पाथ में चक्कर लगाना चाहिए, दूसरे ग्रह की कक्षा में ओवरलैप नहीं करना चाहिए। दूसरी कंडीशन हो जाती है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाती है कि इसके पास खुद का अच्छा गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल होना चाहिए, ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए। ठीक है, खुद का पर्याप्त ग्रेविटेशन फोर्स होना चाहिए।
चौथी कंडीशन क्या हो जाती है कि जो इसका आसपास का जो क्षेत्र होता है, इसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब कि कोई भी जो बहुत सारी बॉडीज जो होते हैं ना, उल्का पिंड हो गए, क्षुद्र ग्रह हो गए, इसके पास इकट्ठे नहीं होना चाहिए ज़्यादा। अगर ये ऐसा होता है तो वो क्या कहलाएगा, अगर वो ग्रह नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब कंडीशंस को पूरी कर लेते तो वो क्या हो जाता है, ग्रह कहलाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गई कि IAU द्वारा क्या कंडीशंस दी गई थी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम ग्रहों के बारे में पढ़ना। तो दोस्तों हमारे जो सौर मंडल है उसमें कितने ग्रह पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, 8 ग्रह पाए जाते हैं। लेकिन 2006 के पहले 2006 के पहले हमारे सौर मंडल में कुल 9 ग्रह हुआ करते थे। कितने, 9 ग्रह हुआ करते थे। तो सर नौवा ग्रह कहाँ गया सर, नौवा ग्रह गया कहाँ? तो मैं बता तो रहा हूँ 2006 के पहले ये बात हुआ करती थी कि 8 से ज़्यादा 9 ग्रह हुआ करते थे। अब 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन हुआ क्या, उस 9वें ग्रह का नाम क्या था, उसका नाम था प्लूटो। उसको प्लूटो बोला जाता था और हिंदी में उसको यम बोला जाता था। क्या बोलते थे, यम, वो यमराज वाला यम, है ना। तो जो प्लूटो था, ये यम था, वो क्या कर देता था कि जो इसके करीब का जो ग्रह हुआ करता था, प्लेनेट हुआ करता था, उसकी कक्षा में ओवरलैप कर जाता था। तो एक बैठक हुई 2006 में, कहाँ पे हुई, प्राग में हुई। प्राग नामक स्थान पे हुई। प्राग कहाँ पे स्थित है, जो एक देश है यूरोप में, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य उसकी राजधानी है प्राग। तो प्राग में एक बैठक हुई, किसकी बैठक हुई, IAU की बैठक हुई, मतलब कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की बैठक हुई। उन्होंने बोला कि भैया प्लूटो तो बेईमानी कर रहा है। प्लूटो से बोला था कि भैया तू दूसरे ग्रह की कक्षा में ओवरलैप मत करना, लेकिन उसने बेईमानी करी तो उसको क्या कर दिया, उन्होंने ग्रहों की सूची से हटा दिया। और ग्रहों की सूची से हटाने के बाद अब ग्रहों की वर्तमान में संख्या क्या हो गई, 8 हो गई। तो क्वेश्चन ये आता है अगर कि वर्तमान में हमारे सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या कितनी है, तो कितनी है, 8 हो जाएगी। अगर पूछा जाता है कि 2006 के पहले हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी थी, तो 9 थी। अगर ये पूछा जाता है कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब हटा दिया गया, तो 2006 में हटा दिया गया। या फिर किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो प्लूटो को हटा दिया गया, यम को हटा दिया गया। इतने सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये जो ग्रह होते हैं ना, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भिन्न मतलब कि अलग अलग होते हैं। अब कैसे अलग अलग होते हैं, सूर्य से बढ़ती दूरी के कारण ये अलग अलग होते हैं। क्यों होते हैं, जैसे जैसे सूर्य से इनकी दूरी बढ़ेगी तो इनके तापमान में अंतर आ जाएगा, तो तापमान के अनुसार अलग हो जाते हैं। कि जो सूर्य के सबसे करीब उसका तापमान बहुत अधिक होगा, जो सूर्य के सबसे अधिक दूर तो उसका तापमान कम होगा। ठीक है, तो वो क्या, तापमान के अनुसार अलग हो गए। इनके बनने वाले संगठन, मतलब कि इनमें जो पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उनके कारण ये अलग होते हैं। मान लो कि जो मंगल ग्रह है उसकी मिट्टी में क्या पाया जाता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है सबसे ज़्यादा, जिसके कारण क्या होता है, वो लाल दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है, मार्स प्लेनेट। ठीक है, तो वो उसमें लोहा पाया जाता है। लेकिन अगर शनि में देखा जाए तो उसमें सिलिकॉन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो उनके बनने वाले पदार्थों के आधार पर भी क्या हो गया, वो अलग अलग हो गया। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में भी वो अलग हो जाते हैं एक दूसरे से। कैसे हो जाते हैं, सबसे पास होगा वो सूर्य से और एक कोई होगा दूरी, तो उसमें अंतर आएगा कि नहीं भैया। संस्कृति में अपने देशों में अंतर आ जाता है। मैं भारत में रहता हूँ, आप अगर अमेरिका में रहते तो यहाँ की संस्कृति में भी अंतर हो जाता है। उसी प्रकार से अगर कोई प्लेनेट सूर्य के करीब होगा और सबसे दूर जो प्लेनेट होगा उनके आकार में भी अलग वृद्धि हो जाएगी, उनकी कंडीशंस में भी वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, एक कंडीशन होती है अलग होने की उनके आकार के बारे में। कैसा, एक कंडीशन क्या होती है, उसका आकार या साइज़ के बारे में भी वो अलग अलग हो जाते हैं। कि भैया जो कुछ प्लेनेट होते हैं जो छोटी साइज़ के होते हैं, कुछ प्लेनेट जो होते हैं बड़ी साइज़ के होते हैं। कुछ प्लेनेट का निर्माण ठोस पदार्थों से होता है, कुछ का गैसों से होता है। तो सभी प्लेनेट एक दूसरे से अलग अलग भिन्नताएं रखते हैं। किसी में वायुमंडल पाया जाता है, किसी में नदियाँ पाई जाती है, किसी में कुछ भी नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये अपने अपने हिसाब से अलग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करते हैं कि प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चित्र बना लेते हैं सौर मंडल का, एक डायग्राम बना लेते हैं हमारे सोलर सिस्टम का। ठीक है, तो दोस्तों मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ, वीडियो को थोड़ा सा कट करूँगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो मैं डायग्राम बना के आप लोगों से फिर से मिलता हूँ। तो दोस्तों सौर मंडल का हमने एक डायग्राम बना लिया है।
अब ये सौरमंडल का जब डायग्राम बना लिया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो सूर्य है और ये हमारे 8 ग्रह हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे ना इनकी जो कक्षाएं हैं वो मैंने नहीं बताई है, क्योंकि कक्षाएं बनाता तो यहाँ लिखने के लिए जगह नहीं रह जाती। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है, बड़ा बोर्ड भी लेके आएंगे। अभी तो सफ़र शुरुआती है, बहुत आगे तक जाना है, बहुत बड़ी है जियोग्राफी। तो हमें क्या करना है, देखो इसी से समझने की कोशिश करनी है। मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान दीजिए। तो दोस्तों मैंने बताया था आप लोगों को कि सौर मंडल जो होता है हमारे सोलर सिस्टम का राजा होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर पार्ट में सूर्य में समाहित होता है। ठीक है, तो सोलर सिस्टम जो होता है उसके आसपास, मतलब कि बीच में क्या होता है, सोलर सिस्टम में सूर्य होता है, उसके आसपास चक्कर लगाते हैं ग्रह। और किस पाथ में चक्कर लगाते हैं, एलिप्टिकल पाथ में चक्कर लगाते हैं, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। और ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी केपलर भाई साहब ने। केपलर ने ये बात कह दी थी, ये मैं आप लोगों को पहले पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों मैं सोलर सिस्टम का आप लोगों से थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ, कि इन ग्रहों का आप लोगों से परिचय करवा देता हूँ। परिचय करना तो बहुत ज़रूरी होता है ना, जान पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये हमारा सूर्य है। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में इन ग्रहों के बारे में हम जान लेते हैं कि सबसे पहले सूर्य के करीब जो ग्रह आता है बुध आता है, जिसको हम मर्क्यूरी कहते हैं। दूसरा जो नंबर का जो ग्रह आता है वो कौन सा आता है, शुक्र आता है, जिसको हम वीनस के नाम से जानते हैं। पृथ्वी, जो हमारी जो पृथ्वी है वो तीसरे नंबर पे आती है। वो किस नंबर पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम में, जिसको हम अर्थ भी कहते हैं। चौथे नंबर पे आता है मंगल ग्रह, जिसको हम मार्स प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। पाँचवें नंबर पे आता है बृहस्पति, जिसको हम जुपिटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, जुपिटर कहते हैं। छठे नंबर पे आता है शनि, जिसको हम सैटर्न कहते हैं। सातवें नंबर पे आता है अरुण, जिसको हम यूरेनस के नाम से जाना जाता है। और वरुण जो होता है आठवें नंबर पे आता है, जिसको हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। दोस्तों इनकी कक्षाओं के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया। एक मैं टेलीग्राम चैनल में एक फ़ोटो सेंड करूँगा, जिसमें इनकी कक्षाओं के बारे में आप लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आपने सारे जो प्लैनेट है उनके बारे में बताया, सबके बारे में बताया, सब प्लेनेट को आपने ब्लैक कलर से बनाया, लेकिन जो मंगल ग्रह है, मार्स है, उसको आपने रेड कलर से क्यों बताया। तो दोस्तों जिस तरह से हमारी पृथ्वी पे पानी की अधिक मात्रा होने के कारण हमारा जो ग्रह है पृथ्वी, वो हम अंतरिक्ष देखते हैं तो हमें कैसा दिखाई देता है, नीले कलर का दिखाई देता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। उसी प्रकार मंगल ग्रह पे जो मिट्टी पाई जाती है, सतह पाई जाती है, उसमें आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिसके कारण ये लाल कलर का हमें दिखाई देता है दोस्तों। ठीक है, लाल कलर का हमें दिखाई देता है। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुविधा के अनुसार वैज्ञानिकों ने सुविधा के अनुसार क्या कर दिया, इन ग्रहों को 2 पार्ट में विभाजित कर दिया। कैसे 2 पार्ट में विभाजित कर दिया, जो शुरुआत के 4 ग्रह हैं आगे के, इनको एक अलग पार्ट बना दिया, और जो बाद के जो 4 ग्रह हैं इनको एक अलग पार्ट बना दिया। क्यों बना दिया इनको अलग पार्ट, क्योंकि ये जो शुरुआत के जो 4 ग्रह हैं इनका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है, भारी पदार्थों से हुआ है, इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बाद के जो 4 ग्रह हैं, प्लैनेट है, इनका निर्माण हल्के पदार्थों से हुआ है, कह सकते हैं इनका निर्माण गैसों से हुआ है। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया दोनों को। तो पहले पार्ट को इन्होंने क्या कहा इसको, पहले पार्ट को इनको बोला आंतरिक ग्रह। क्या बोला, आंतरिक ग्रह बोल दिया। और ये पीछे वाले पार्ट को क्या बोल दिया, बाह्य ग्रह के नाम से इन्होंने जाना। क्या बोला, बाह्य ग्रह इसको बोला गया। अगर इंग्लिश में अगर देखें तो इसको बोलेंगे इनर प्लेनेट, और इसको बाह्य ग्रह को क्या बोलेंगे, आउटर प्लेनेट। क्या बोला जाता है, बाह्य ग्रह को आउटर प्लेनेट बोला जाता है और आंतरिक ग्रह को इनर प्लेनेट कहा जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो ये आंतरिक प्लेनेट है इनका निर्माण भारी पदार्थों से हुआ है, तो इनको एक नाम और दे दिया गया, भारी ग्रह। कौन से ग्रह, भारी ग्रह के नाम से भी इनको जाना गया। ठीक है दोस्तों,
अब मैंने इनको भी बताया कि इनका निर्माण हल्के पदार्थों से या फिर गैसों से इनका निर्माण हुआ है, तो मैंने ये बता दिया। तो इनको क्या नाम देंगे हम? गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह कह दिया गया, गैसीय प्लेनेट कह दिया गया इनको। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गैसीय ग्रह कौन से हैं, तो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जो है कौन से ग्रह हैं? गैसीय ग्रह हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बाह्य ग्रह कौन से कहलाते हैं, तो बाह्य ग्रह क्या कहलाते हैं? वो बाह्य ग्रह भी, आउटर प्लेनेट भी, इन्हीं को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आंतरिक ग्रह कौन से कहलाते हैं, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि भारी ग्रह किन्हें कहा जाता है, तो वो भी इन चारों ग्रहों को ही भारी ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि इनका अलग अलग और नाम दे दिए गए, जैसे कि इंग्लिश में इनको बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट को क्या कहा जाता है? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है, या फिर हिंदी में इनको बोल देंगे पार्थिव ग्रह। पार्थिव का मतलब होता है छोटी साइज के, ठीक है, छोटे आकार के ग्रह को क्या कहा जाता है? पार्थिव ग्रह के नाम से जाना जाता है। अब मैंने बताया ये क्या है? छोटे आकार के ग्रह हैं, तो इनको क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह बोलते हैं, या टेरेस्ट्रियल प्लेनेट के नाम से जाना गया। ठीक है, अब इनको भी कुछ बोला गया होगा, इनको भी कुछ बोला गया होगा ना भाई, इनको बोला है तो इनको भी बोला होगा, तो इनका नाम रखा जोवियन प्लेनेट। क्या नाम रखा? जोवियन प्लेनेट। इनका नाम क्या रखा? जो बाह्य ग्रह है, आउटर प्लेनेट को क्या बोला गया? जोवियन प्लेनेट इनका नाम रखा। अब जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान, तो बृहस्पति के समान ही है आकृति में ये ग्रह, थोड़े थोड़े छोटे हैं आकृति में बृहस्पति से, लेकिन इनके जो निर्माण हुआ है सेम टू सेम बृहस्पति के जैसे हुआ है। मतलब कि बृहस्पति भी एक गैस से निर्मित ग्रह होता है, वैसे शनि भी एक गैसीय ग्रह है, अरुण और वरुण भी एक गैसीय ग्रह है। तो जोवियन का अर्थ होता है बृहस्पति के समान दिखने वाले ग्रह, तो बृहस्पति के समान है ये सारे ग्रह। ठीक है, तो जोवियन प्लेनेट कौन से कहलाएंगे? ये चारों जो बाह्य ग्रह हैं, आउटर प्लेनेट है, वो क्या कहलाएंगे? जोवियन प्लेनेट कहलाएंगे। और जो ये वाले जो ग्रह हैं आगे आंतरिक ग्रह, इनर प्लेनेट, जो वो कौन से कहलाएंगे? टेरेस्ट्रियल प्लेनेट कहलाएंगे, पार्थिव ग्रह कहलाएंगे, मतलब कि छोटे ग्रह कहलाएंगे। इनको भारी ग्रह भी कहा जाता है और इनको गैसीय ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई? इनर और आउटर समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य और इन ग्रहों के बीच में जो कुछ संबंध है वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या होता है कि क्वेश्चन ये आता है बहुत सी बार कि वो पूछ लेता है, बताइए एक सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में बताइए, अवरोही क्रम में बताइए, आरोही क्रम में बताइए। तो दोस्तों अवरोही और आरोही में मैं आप लोगों को थोड़ा सा अंतर समझा देता हूँ। अवरोही क्या होता है और आरोही क्या होता है? अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्या होता है? दोस्तों क्या होता है कि हिंदी वालों को भी नहीं पता होता, हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं पता होता है कि अवरोही मतलब कि ज़्यादा, कि आरोही मतलब कि ज़्यादा, ऐसा होता है। तो दोस्तों आरोही क्रम में लिखना और क्या होता है? अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, जहां पे बड़ा आ गया, बड़ा आ गया, छोटा आ और बड़ा आ समझते हो ना, आ अनार का, आ आम का, जहां बड़े वाले आम का आ गया वहां समझ जाइए मतलब कि बढ़ते क्रम में लिखना। किससे? बढ़ते क्रम में लिखना। अगर जहां पे छोटा आ आता है मतलब कि अनार का, जहाँ छोटा आ आता है मतलब कि वहाँ घटते क्रम में लिखने की बात की जा रही है। मतलब समझ में आया आप लोगों को? छोटा आ मतलब कि घटते क्रम में, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है। और अगर पूछा जाता है आरोही क्रम मतलब कि बढ़ते क्रम में की बात की जा रही है, मतलब कि इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात की जा रही है दोस्तों। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग सूर्य से और ग्रहों का संबंध के बारे में, कि बताइए ग्रहों के संबंध क्या है सूर्य से। चलो स्टार्ट करते हैं सूर्य और प्लैनेट के कुछ संबंधों के बारे में, कि इनकी दूरी एक दूसरे से कितनी होती है, पहले कौन सा सबसे पास में स्थित है सूर्य के, कौन सा प्लैनेट सबसे दूरी पे स्थित है, कौन सा प्लैनेट सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, किसकी डेंसिटी सबसे कम है। इन सब चीज़ों के क्वेश्चंस के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इनके बारे में अक्सर सवाल पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में।
तो देखिए दोस्तों, सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में हम सबसे पहले देखते हैं इंक्रीजिंग डिस्टेंस। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सबसे पहले क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहला सूर्य के सबसे करीब का ग्रह कौन सा होता है? बुध ग्रह होता है। फिर दूसरा होता है शुक्र ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख के नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे होंगे। तो आप सबसे पहले लिखिए सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों की स्थिति, इंक्रीजिंग डिस्टेंस, है ना, इंक्रीज कर रहे हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो अपन क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। आप लोगों को ये क्रम याद रखना है। कैसे याद रखना है? इनको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, तो आप लोगों को ये क्रम अच्छे से याद हो जाएगा। क्वेश्चन ये आता है सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है, प्लेनेट कौन सा है? तो कौन सा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। क्वेश्चन ये भी आता है कि सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है? वरुण ग्रह सूर्य से सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है, ठीक। अच्छा, दूसरी स्थिति के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि बताइए सूर्य से जो हमें जो प्लेनेट हैं हमारे, उनकी बढ़ती हुई साइज़ या फिर घटती हुई साइज़ के बारे में बताइए कि सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, फिर सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है हमें किनका? प्लेनेट का, ठीक है, ओके, साइज़ के अनुसार, ठीक है। हम पढ़ते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहलाता है? बृहस्पति जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रह होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? शनि होता है। तीसरे नंबर पे आता है अरुण, चौथे नंबर पे आता है वरुण, ठीक है। पाँचवें नंबर पे आता है पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है साइज़ के अनुसार सौर मंडल में पाँचवें नंबर पे आती है। किस नंबर पे आती है? पाँचवें नंबर पे आती है। छठे नंबर पे कौन सा आता है? शुक्र ग्रह छठे नंबर पे आता है। सातवें नंबर पे आता है मंगल ग्रह और आठवें नंबर पे आता है बुध ग्रह। इससे हमें क्या पता चला कि यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। कैसे कन्फ्यूज़न है? क्योंकि यहाँ तो सिंपल है, पहले नंबर पे आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे आ रहा है। दोस्तों पहले नंबर पे कौन आ रहा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहला रहा है? बृहस्पति कहला रहा है, जुपिटर कहला रहा है। दूसरे नंबर पे सैटर्न आ रहा है, तीसरे पे यूरेनस आ रहा है, चौथे पे नेपच्यून आ रहा है। लेकिन पाँचवें पे जब पृथ्वी आ रहा है उसके बाद क्या होता है? छठे नंबर पे कौन आ रहा है? वीनस आ रहा है, ठीक है। छठे नंबर पे कौन आ रहा है? वीनस आ रहा है। फिर से ऐसे आएगा, सातवें नंबर पे आता है कौन सा ग्रह? मंगल ग्रह आ जाता है। और फिर आठवें नंबर पे कौन सा ग्रह आ जाता है? मर्क्यूरी आ जाता है, बुध ग्रह आ जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से लिखना है। पहले नंबर पे बृहस्पति, दूसरे पे शनि, तीसरे पे अरुण, चौथे पे वरुण, पाँचवें पे पृथ्वी, छठे पे शुक्र, सातवें पे कौन आता है? मंगल ग्रह होता है और आठवें पे कौन सा ग्रह आता है? ऐसे इसको हम याद रख सकते हैं। झूला झूलते हैं ना हम लोग ऐसे, ठीक है। आठवें पे कौन सा आता है? मर्क्यूरी आता है। तो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा कहलाता है? बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह कहलाता है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा कहलाता है? बुध ग्रह, जो सबसे साइज में छोटा कहलाता है। और सबसे पास का ग्रह भी कौन सा कहलाता है? बुध ग्रह ही तो कहलाता है। और सबसे दूर का ग्रह कौन सा कहलाता है? वरुण कहलाता है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम, आकार के हिसाब से हमने देख लिया, हमने दूरी के हिसाब से भी देख लिया। अब आती है बारी डेंसिटी की। अगर डेंसिटी के बारे में हम देखें कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस ग्रह की है और सबसे कम डेंसिटी किस ग्रह की है, इसके बारे में भी तो पूछ लेता है ना वो। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी के बारे में हम बता करता हूँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ मैं, सॉरी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी है? मतलब कि पृथ्वी जो है डेंसिटी के मामले में पहली बार आता है, पहले नंबर पे आता है पृथ्वी डेंसिटी के मामले में। कि सबसे अधिक डेंसिटी किसकी हो? सबसे अधिक घनत्व कौन से ग्रह का है? पृथ्वी का है। दूसरे नंबर पे आता है बुध ग्रह, तीसरे नंबर पे आता है कौन सा? शुक्र ग्रह। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? मंगल ग्रह चौथे नंबर पे आता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, पृथ्वी आता है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आता है बुध ग्रह, तीसरे नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, चौथे नंबर पे आता है मंगल। अब और भी ध्यान से देखिएगा, पांचवें नंबर पे आता है डेंसिटी के मामले में वरुण। याद रखिएगा, पांचवें नंबर पे आता है वरुण। वरुण डेंसिटी के मामले में पांचवें नंबर पे आता है। छठे नंबर पे आता है बृहस्पति,
फिर से छलांग मारी, 7वें नंबर पे आता है अरुण और 8वें नंबर पे आता है शनि। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन है इस वाले क्वेश्चन में। फिर से एक बार समझा देता हूँ, इस बार इंग्लिश में ले लेते हैं। सबसे अधिक डेंसिटी कौन से प्लेनेट की होती है? सबसे अधिक डेंसिटी होती है अर्थ की होती है। दूसरे नंबर पे आता है डेंसिटी के मामले में मर्क्यूरी की होती है। तीसरे नंबर पे कौन से होता है? वीनस होता है। और चौथे नंबर पे कौन होता है? मार्स होता है, मंगल ग्रह होता है। 5वें नंबर पे डायरेक्ट पीछे चले जाओ, नेपच्यून आता है। 6ठे नंबर पे कौन आता है? जुपिटर आता है। 7वें नंबर पे कौन आता है? यूरेनस आता है। और 8वें नंबर पे कौन आता है? सैटर्न आता है, शनि ग्रह आता है। ठीक है दोस्तों, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक डेंसिटी किस ग्रह की होती है, किस प्लेनेट की होती है, तो आप क्या बताओगे? पृथ्वी की सबसे अधिक डेंसिटी होती है। अगर क्वेश्चन आपसे ये आता है सबसे कम डेंसिटी किस ग्रह की होती है, तो वो होती है शनि ग्रह की डेंसिटी होती है सबसे कम। ठीक है दोस्तों, अब जो क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह को अगर पानी में डाल दिया जाए तो वो तैरता हुआ दिखाई देगा, तो शनि ग्रह के बारे में वो बात की गई, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। मान लो आपके पास 2 गेंदे हैं, ठीक है, 2 गेंदे, एक जो है पूरी लोहे से बनी हुई है और एक प्लास्टिक से बनी हुई है, जिस खोखली अंदर से लोहे वाली पूरी तरह से पैक है। ठीक है, दोनों का अगर पानी में छोड़ोगे तो कौन डूबेगी और कौन तैरेगी? तो लोहे वाली गेंद जो होगी डूब जाएगी, लेकिन जो पानी में जो प्लास्टिक वाली गेंद होगी जिसका खोखली थी जो, वो पानी पे तैरती रहेगी। तो वो प्लास्टिक वाली गेंद कौन है? शनि ग्रह, सैटर्न ग्रह। यहाँ पे सैटर्न प्लेनेट जो है वो प्लास्टिक की गेंद है, इसकी डेंसिटी बिल्कुल ख़त्म के बराबर है। और पृथ्वी जो है लोहे की गेंद जैसी है, जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वो डूब जाएगी पृथ्वी। ठीक है, चलो अगली कंडीशन देख लेते हैं। अगली कंडीशन ये पूछी जाती है कि सूर्य से परिक्रमण के आधार पर बढ़ती दूरी बताइए। मतलब कि सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कौन पूरी करेगा, मतलब कि सूर्य के आसपास सबसे पहले कौन चक्कर लगा लेगा, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो भैया बहुत सिंपल बात है, जो ज़्यादा पास होगा वो सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा लगा लेगा। तो सबसे पहले नंबर पे कौन आता है, ये मिटा देते सबसे पहले, कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो सूर्य से परिक्रमा के आधार पर ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि सूर्य की सबसे पहले परिक्रमा बुध ग्रह करता है। कौन करता है? मर्क्यूरी करता है। दूसरे नंबर जो परिक्रमा करता है वीनस करता है, ठीक है, या शुक्र ग्रह करता है। तीसरे नंबर पर आता है पृथ्वी या अर्थ आता है। चौथे नंबर पे आता है मार्स, मंगल आता है, जिसको मंगल बोला जाता है। 5वें नंबर पे आता है बृहस्पति, सूर्य की परिक्रमा करता है। 6ठे नंबर पे आता है शनि, जो कि सूर्य की परिक्रमा करने में 6ठे नंबर पे आता है। 7वें नंबर पे आता है अरुण और 8वें नंबर पे आता है वरुण, ठीक है, या नेपच्यून जिसको हम बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूरा पूछा जाता है कि सूर्य की सबसे परिक्रमा सबसे बाद में कौन पूर्ण करता है, नेपच्यून करता है, वरुण करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये भैया सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे स्थित है। सूर्य से बहुत अधिक दूरी पे स्थित है तो वो क्या करेगा? सूर्य की परिक्रमा बहुत ज़्यादा दिनों में पूरी करेगा। ठीक है, सबसे पहले कौन पूरी कर लेता है? बुध पूरी कर लेता है, बुध ग्रह पूरी कर लेता है, मर्क्यूरी पूरी कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि वो सूर्य के बहुत ही ज़्यादा करीब स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं ग्रहों के बारे में इंडिविजुअली। एक एक ग्रहों को उठाएंगे और उसके बारे में हम उसका पोस्टमार्टम कर देंगे उसका। ठीक है, उसके बारे में हर चीज़ जान लेंगे। अंतरिक्ष में कुछ इंसानों के द्वारा कुछ प्रोग्राम भी चलाए गए हैं किसी ग्रह के बारे में जानने के लिए, उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। नासा के द्वारा, इसरो के द्वारा, जैसे कि मंगल ग्रह पे इसरो ने वो विमान भेजा था, अपना स्पेस क्राफ्ट भेजा था। ठीक है, नासा भी भेजता ही रहता है। ठीक है, बहुत सारे जो नए नए देश है वो भी मंगल ग्रह पे जीवन की तलाश कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मंगल ग्रह पे जीवन की तलाश, और दूसरे ग्रह पे क्यों नहीं कर रहे हैं, शुक्र पे क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज से हम ग्रहों के बारे में पढ़ना इंडिविजुअली। आज का ग्रह हमारा है बुध ग्रह, मर्क्यूरी के बारे में हम पढ़ेंगे स्टार्ट। मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख दिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लिखने में अपना टाइम वेस्ट हो और अपना जो वीडियो है ज़्यादा ही लेंदी हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते सबसे पहले मर्क्यूरी के बारे में पढ़ना, बुध ग्रह के बारे में पढ़ना। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो बुध ग्रह होता है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। क्या होता है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है। तो ये मैंने बताया यहाँ पे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। कहाँ का सबसे छोटा ग्रह है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा पॉइंट देखते हैं।
मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में स्थित ग्रहों के बारे में बताया था, तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह स्थित था? सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह कौन सा है? वो है बुध ग्रह। सबसे नज़दीक स्थित है। किसके सबसे नज़दीक स्थित है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, मान लो कि ये सूर्य है। क्या है? ये सूर्य है। अब कोई भी ग्रह क्या करता है, सूर्य के आसपास ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, चक्कर लगाता है सूर्य के आसपास, और क्या करता है, अपने ही अक्ष पे ऐसे गोल गोल भी चक्कर लगाता है ताकि उसमें दिन रात हो सके। तो बुध भी ऐसा ही कर रहा है, बुध ग्रह भी क्या कर रहा है, मरक्यूरी भी ऐसे ही कर रहा है कि जो सूर्य है उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के आसपास चक्कर लगाने में इसको कितने दिनों का समय लगता है? तो 88 दिनों में ये सूर्य का एक चक्कर लगा देता है। अभी 88 दिन क्या है, ये पृथ्वी के दिनों की तुलना की जा रही है इससे कि भैया इसका एक साल कितने दिन के बराबर होता है, पृथ्वी के कितने दिन के बराबर होता है? 88 दिनों के बराबर होता है। मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं, इसका 1 ईयर की बात कर रहे हैं। कितने दिन की बात कर रहे हैं? 1 ईयर की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी के 88 दिनों के बराबर इसका एक साल हो जाता है। तो मतलब कि यह सूर्य की एक परिक्रमा, सूर्य के आसपास घूमने का काम कितने दिन में कर लेता है? मात्र 88 दिनों में कर लेता है। दोस्तों, इसमें एक विशेष बात है, ये जो सूर्य के आसपास घूमता तो है, लेकिन इतनी ही स्लो गति से वो अपने अक्ष पे भी घूमता है। कितनी बहुत ही ज़्यादा स्लो गति पे घूमता है। और वो कहता है, जब अपने अक्ष पे कोई भी ग्रह घूमता है तो उससे क्या होता है, दिन रात होते हैं। तो जब एक अक्ष पे एक चक्कर पूरा कर लेता है तो उसमें क्या होता है, एक दिन होता है। जैसे कि हमारी पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पे घूम जाती है तो हमारा दिन 24 घंटे का हो जाता है। लेकिन बुध ग्रह जो होता है ना, वो अपने अक्ष पे 90 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। कितने दिनों में? 90 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। तो बुध ग्रह का एक दिन, 1 डे कितने दिनों का होता है? पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। तो दोस्तों, एक बात आप लोगों को समझ में आई यहाँ पे कि इस बुध ग्रह का एक साल एक दिन से भी छोटा होता है, या फिर एक दिन उसके एक साल से भी छोटा होता है। कितना? एक दिन उसके एक साल से भी छोटा होता है। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से ग्रह का एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है? ठीक है, एक साल उसके एक दिन से छोटा होता है या फिर एक दिन उसके एक साल से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, किसका होता है? बुध ग्रह का होता है, एक साल उसके एक दिन से छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, अगली बात में जाते हैं। यहाँ पे वायुमंडल नहीं है। कहाँ पे वायुमंडल नहीं है? बुध ग्रह पे कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है दोस्तों, अगर वायुमंडल नहीं होगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ जीवन संभव तो हो ही नहीं पाएगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो वहाँ कैसे जीवन संभव होगा दोस्तों? ठीक है, तो जीवन संभव करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? वायु की ज़रूरत होती है। तो वहाँ जीवन संभव नहीं हो पाता। अब क्या होता है, वायुमंडल ना होने के कारण वहाँ के तापमान में भी बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है, जिसमें खासकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है, वहाँ के तापमान को स्थिर बनाने का कार्य करती है। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल भी यहाँ पे एक भी गैस नहीं पाई जाती, बिल्कुल भी वायुमंडल नहीं पाया जाता। तो यहाँ पे क्या होता है, जो दिन होता है उसका तापमान बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है। और रात होती है, जो रातें क्या हो जाती है, बर्फीली हो जाती है। वहाँ पे बर्फीली रातें हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम तापमान हो जाता है वहाँ पे। ठीक है, बहुत ही कम तापमान हो जाता है दोस्तों। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो दिन का तापमान है, कितना हो जाता है, यहाँ पे प्लस में हो जाता है 427 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है। कितने? 427 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है। 427 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर हो जाता है। अगर रात का तापमान पूछा जाए तो रात का तापमान जो होता है कितना हो जाता है, माइनस में चले जाता है 173 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, दिन का तापमान 400 से भी ज़्यादा, रात का तापमान माइनस में, वो भी 173, कितना, 173 डिग्री माइनस में। तो कितना ज़्यादा अंतर हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि किस ग्रह का तापांतर, मतलब कि टेम्परेचर जो होता है, तापांतर किसको बोलते हैं? टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, दिन और रात के जो टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है तापांतर। ठीक है, तो किस ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बुध ग्रह का तापांतर सबसे अधिक होता है। वो कितना होता है? 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ठीक है, अच्छा एक बात और सुन लीजिए आप लोग कि जो बुध ग्रह होता है उसका कोई भी उपग्रह नहीं होता, कोई भी सैटेलाइट नहीं होता। अब उपग्रह क्या होता है ये भी तो आप लोगों को समझना चाहिए ना, कि जो
उपग्रह होता क्या है। जैसे कि हम सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी, लेकिन हमारी पृथ्वी के आसपास भी एक चंद्रमा चक्कर लगा रहा है, तो वो पृथ्वी का हो गया उपग्रह। तो ऐसे आकाशीय पिंड जो किसी ग्रह का चक्कर लगाते हैं और उसके साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपग्रह कहलाते हैं, सैटेलाइट कहलाते हैं। किसी ग्रह के उपग्रह नहीं होते, किसी के एक उपग्रह होता है, किसी के 50 उपग्रह भी हो सकते हैं, जैसे कि बृहस्पति के और शनि के 60-70 उपग्रह होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो बुध ग्रह है उसका कोई भी उपग्रह नहीं होता, कोई भी सैटेलाइट नहीं होता है। ठीक है, अब सैटेलाइट नहीं होता है ये बात तो हमें पता चल गई। कौन से सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ मैं, प्राकृतिक, जो कि हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ है, मतलब बुध को प्रकृति के द्वारा ऐसा कोई भी सैटेलाइट प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन मानव ने क्या किया, उसकी बुध ग्रह की खोज करने के लिए कुछ कृत्रिम करके, मतलब कि हैंडमेड सैटेलाइट बनाए, जिनको उन्होंने अंतरिक्ष में छोड़ा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि बुध ग्रह के सबसे करीब पहुंचने वाला सैटेलाइट कौन सा है। सैटेलाइट कौन सा है सबसे करीब पहुंचने वाला, जिसका नाम है मेरिनर 10। क्या नाम है उसका, मेरिनर 10 नाम का एक सैटेलाइट था जो बुध ग्रह के सबसे करीब पहुंचा। ठीक है, और इसके द्वारा जो फोटोज़ लिए गए, पिक्चर्स लिए गए, उससे हमें पता चला कि बुध ग्रह पे बहुत सारे पर्वत पाए जाते हैं, वहाँ पे मैदान पाए जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। इसकी मदद से हमें ये पता चला। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बुध ग्रह के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बुध ग्रह जो होता है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह होता है, सूर्य की सबसे जल्दी परिक्रमा करने वाला ग्रह होता है, और सूर्य में सबसे करीब सूर्य के स्थित होता है दोस्तों। ठीक है, बुध ग्रह का कोई भी सैटेलाइट नहीं होता, बुध ग्रह में किसी भी प्रकार का वायुमंडल नहीं पाया जाता। ठीक है, बुध ग्रह पे पहुंचने वाला एक सैटेलाइट है, कृत्रिम सैटेलाइट है, जिसका नाम है मेरिनर 10, जिसके द्वारा भेजे गए फोटोज से हमें पता चला है कि बुध ग्रह पे बहुत सारे क्रेटर पाए जाते हैं, मतलब कि ज्वालामुखी पाए जाते हैं, बहुत सारे मैदान पाए जाते हैं और बहुत सारे पर्वत वहाँ पे स्थित है। और दिन और रात का तापमान इसका बहुत अधिक होता है, यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है ये तापमान। यहाँ पे रातें बर्फीली होती है और तथा दिन बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा इसका तापमान पहुँच जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा प्लेनेट पढ़ते हैं जिसका नाम है शुक्र ग्रह।